नमस्कार, नोएडा से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत करते हैं वायु प्रदूषण से। दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण को अगर कम कर दिया जाए तो लोगों की उम्र 10 साल और बढ़ सकती है। ऐसा वायु प्रदूषण के संबंध में आई CAG रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण पर CAG की रिपोर्ट रखी गई। CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि 1 लाख वाहनों में अनुमानित कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी उन्हें जाने दिया गया। एक ही जांच केंद्र पर साल भर में 76,000 से ज्यादा गाड़ियों की प्रदूषण जांच की गई, यानी 1 मिनट से भी कम समय में एक गाड़ी की जांच। 2018-19 में 64% गाड़ियां फिटनेस टेस्ट के लिए गई ही नहीं। बुराड़ी में 90% गाड़ियों की जांच केवल देखकर ही कर दी गई। 2018 से 2022 तक करीब 47 लाख गाड़ियों का पंजीकरण खत्म हो रहा था, लेकिन 3 लाख गाड़ियों को ही अपंजीकृत किया गया। करोड़ों रुपया लूट लिया अरविंद केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के नाम के ऊपर भी। लगभग 54 करोड़ रुपया ऑड इवन पर लूट कर ले गए। लगभग 23 करोड़ रुपए के स्मोक टॉगर लगा ले गए जो चले ही नहीं कभी। 350 बसों का टेंडर निकाला था इलेक्ट्रिक बसों का, लेकिन जब पैसे नहीं मिले, रिश्वत नहीं मिली तो 3 साल बाद उस टेंडर को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह के अनेकों काम उन्होंने किए हैं जिससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को और बढ़ाने का काम हुआ है बजाय कम करने के। CAG की रिपोर्ट में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के मामले में बीते 10 सालों में कई लापरवाहियों की बात भी सामने आई। मसलन 2022 तक 41 लाख गाड़ियां स्क्रैप होनी थीं, लेकिन महज 3 लाख गाड़ियां ही स्क्रैप हो पाई। नई दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली में पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मंत्री ने कहा फेक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखे। बिजली कटौती पर आप ने सदन में चर्चा करने के लिए नोटिस दिया। जब स्पीकर ने मौका नहीं दिया तब विधायकों ने सदन से बाहर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। ये जो येलो डॉट्स लगे हैं जिसमें ये बुराड़ी, रोहिणी, कंझावला ये सब नरेला लिखा है, यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा के पावर कट लग रहे हैं। ये जो वाइट डॉट्स लगे हैं इसमें 1 से 2 घंटे के पावर कट हर दिन लग रहे हैं। और वो सारी व्यवस्था जिसको 10 साल लगाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया था उसको ये तहस नहस करने में लगे हुए। इस साल मार्च में ही पंखे AC पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल पड़े। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए फेक अकाउंट्स, फेक डाटा और फेक नैरेटिव का सहारा लेकर दिल्ली का विपक्ष, आम आदमी पार्टी, उसके नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मरलीना जी झूठ फैला रही है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय दिल्ली में एक साल में 21,000 बार बिजली कटौती हुई थी। अकेले जनवरी 2025 में 3,278 बार 1 घंटे से ज्यादा के लिए बिजली कटी थी। अब देखना है कि ये बहस कहां जाकर ट्रिप करती है। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की वायरल स्टोरी में नया ट्विस्ट सामने आया है। अपने पति की सहमति से अपने प्रेमी से शादी करने वाली राधिका अपने घर वापस लौट आई है। 25 मार्च को संत कबीर नगर की राधिका की शादी पति बबलू ने प्रेमी विकास के साथ करवाई थी, जिसके बाद राधिका बच्चों को छोड़कर अपने दूसरे पति विकास के घर चली गई थी और पहले पति बबलू ने बच्चों को अपने पास रखा था, लेकिन अब वो वापस अपने घर लौट आई है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और जो है इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि निर्दोष है। हम इनको अपने साथ लेकर जाते हैं। बबलू के इस बयान के साथ ही संत कबीर नगर के इस चर्चित केस में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि बबलू अपने दुल्हन को वापस अपने घर ले आया है, लेकिन बबलू है कौन? उसकी दुल्हन कहां चली गई थी? पूरी बात समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा।
कुछ दिनों पहले हमने आपको संत कबीर नगर जिले के कटार जोत गांव की ये कहानी दिखाई थी। तब इसी बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी थी। कहानी के किरदारों को पहचानिए। लाल कमीज में जो युवक है उसका नाम बबलू है, बीच में काली शर्ट में विकास है और विकास के बगल में जो महिला है वो है बबलू की पत्नी राधिका। पिछले दिनों बबलू ने राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ करा दी थी। 25 मार्च का यह वीडियो खूब वायरल हुआ। बबलू के सामने उसकी पत्नी राधिका के गले में उसके प्रेमी विकास ने माला डाली। सिंदूर की रस्म हुई। गांव के मंदिर में बुजुर्गों के सामने हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि चरण के बोल। बकायदा कोर्ट की ओर से नियुक्त कर्मचारी भी इस शादी का साक्षी बना। और सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद बबलू भी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के विवाह का गवाह बना। कहा यह गया कि राधिका के नजदीकी गांव के ही युवक विकास के साथ बढ़ने लगी। इसकी जानकारी होने पर राधिका का पति बबलू अपनी पत्नी के साथ तहसील पहुंचा, शादी के लिए शपथ पत्र बनवाया और मंदिर पहुंचकर पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन शादी के 4 दिन बीते नहीं कि सीन बदल गया। उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए। बात करते हुए पकड़े थे, वो लेके भागने का प्लान बना रहा था। भाग भी गया, लेके भाग भी गया था उसको। अब ये पता नहीं कहाँ लेके भाग गया। थाने पे हम जब जाके FIR डाले तब उसके बाद वो पकड़ के आया। 4 दिन 4 दिन बाद आई। वो शाम को 4 बजे के टाइम करीब उसी मर्द के साथ जिसके साथ भागी थी वो। अच्छा, उसका विकास नाम है लड़के का। तब क्या माहौल होता है, वो कहती है हम इसको जो है हम रखेंगे और रखेंगे, इसी पे हम रहेंगे। तो हम लोग मजबूर होकर जो है इसको शादी करवाना पड़ा। हमारी पत्नी राधिका और जो है कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ ले जाते हैं। इस फिल्मी घटना में ट्विस्ट ऐसे ही नहीं आ गया। बकायदा पंचायत हुई। पंचायत में तय हुआ कि बबलू आगे से अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। बबलू ने भी भरी पंचायत में कसम खाई, राधिका को स्वीकारा और वचन दिया कि भविष्य में राधिका के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बबलू स्वयं होगा। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। संत कबीर नगर की इस अनोखी शादी के दौरान एक खास बात सबका ध्यान खींचती रही। बबलू और राधिका के दोनों बच्चे भी अपनी मां के विवाह के गवाह बने थे। राधिका के प्रेमी विकास की मां का कहना है कि उन्हें राधिका को देखकर उसके दोनों बच्चों पर दया आई, इसलिए उन्होंने राधिका को वापस उसके पहले पति के पास भेज दिया। हालांकि माताजी ने पहले कुछ और बयान दिया था। हाँ, 2 बच्चे के साथ शादी कर रहा है। अब जो जिसमें बच्चे की खुशी है उसी में हमारी मजबूरी है, क्या करें। अपन लइकन के अपनो जहर मांग खाए के कर रहे हैं। लइकनों के हमन के दया आई लइकन के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बबलू को अपनी पत्नी के साथ ही रहना था तो उसने उसकी शादी उसके प्रेमी से क्यों करा दी थी। तो दरअसल बबलू से यह सवाल पूछा भी गया था। इस पर उसका कहना था कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जिस तरह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी, बबलू डर गया था कि कहीं ऐसा ही उनके साथ भी ना हो जाए। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया। इस विवाह को लेकर कई तरह के कानूनी और सामाजिक सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि बच्चों के पास उनकी मां लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में 47 शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने इसे आस्था से जुड़ा विषय बताया है।
1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों जैसे उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मैहर और ओंकारेश्वर में 47 शराब दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। ये दुकानें अब कहीं शिफ्ट नहीं होंगी, यानी धार्मिक क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकार का ये कदम बहुत ही अच्छा है सर कदम। ये तो बहुत बड़ी शुभकामना है कि अगर ऊर्जा धाम में अगर शराब बिकती थी और अगर ये बंद हो गई है, बहुत इसके लिए प्रशासन के लिए बहुत बधाई, शुभकामना है। उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, इसलिए यह आज पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में यह चेकिंग लगाई गई है। बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है, आगे से और अच्छा प्रयास होना चाहिए और ये बंद होना ही चाहिए। शराबबंदी एक अच्छा प्रयास के रूप में लागू किया है और ये सभी पूरे हिंदुस्तान में सभी धार्मिक शहरों पर ये लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला 2 महीने पहले लिया था। हमने ये अपनी इस नीति के अंतर्गत ये निर्णय किया था कि धार्मिक शहरों से मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी तो की थी, लेकिन उसकी एरिया डिफाइंड नहीं था जहाँ हमारी आबादियाँ हैं। हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए, इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है। पुरानी शराबबंदी का थोड़ा संशोधित रूप है। लेकिन कांग्रेस ने इसके दुष्परिणामों की चेतावनी दी है। तो मैं यही आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे प्रशासन से कि ज़रूर हमें धार्मिक नगरियों में शराब बिकवाना बंद करना चाहिए है, लेकिन इन शहरों में शराब की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, एक बड़ा इसका काला धंधा चालू ना हो, इस पर जरूर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी, लेकिन राजधानी भोपाल में कई रहवासी इलाकों में नई दुकानें खोली जा रही हैं। लोग जिसका विरोध कर रहे हैं। वो आ रहे हैं यहाँ पर, आपसे बात कर लेंगे। वो लेटर कुछ दिखा नहीं रहा है, उसके गुंडे को 4-5 लोग आए धमका रहे हैं, कौन रोक पाएगा, धमकी दे रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी सोसाइटी की तरफ से, अभी कोई रिप्लाई आया नहीं है। 600-700 लोग हैं और बच्चे यहाँ पे हम लोग को स्कूल डेली जाना पड़ता है, लेडीज हमारी यहाँ खड़ी होती है। इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग शांति प्रिय हैं और ये ऐसे रहवासी एरिया में इस तरह की दुकान की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर शराब सबके लिए इतनी अच्छी है तो फिर हर मेडिकल स्टोर पे बेचो ना उसको, क्यों अलग से लगा रही? बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। अब मध्य प्रदेश भी इस बहस में शामिल हो गया है। सवाल है, क्या ये फैसला सामाजिक बदलाव लाएगा या काला कारोबार बढ़ाएगा? इन शराब दुकानों के बंद होने से सरकार को कुल 450 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार मानती है कि आस्था का स्थान पहले है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल गया है। रेडी रेकनर रेट से लेकर फास्टैग रेट्स तक कई नए बदलाव किए गए हैं। मुंबई में कार खरीदारों से लेकर घर खरीदने वालों तक पर इसका असर साफ नजर आएगा। 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र में रेडी रेकनर रेट्स में 4.39% की बढ़ोतरी हो गई, जिसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ेगा। घर खरीदने वालों को ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, खासकर मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में जैसे उल्हासनगर और थाने। इस बढ़ोतरी से पुनर्विकास की लागत भी बढ़ेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए रेडी रेकनर रेट 4.39% बढ़ा दिए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उल्हासनगर में 9% और थाने में 7.72% में हुई है, जबकि पनवेल में एयरपोर्ट निर्माण के कारण 4.97% बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से पुनर्विकास की लागत बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त FSI और नगर निगम शुल्क RR रेट से जुड़े हैं। नारेड़कों ने सरकार से सुलभ आवास बनाए रखने की अपील की है, जबकि सरकार का कहना है कि इस फैसले से पहले सभी संबंधित पक्षों से राय ली गई थी। राज्य में बिजली की दरें बेशक कुछ घटेंगी। MSEDCL 1 अप्रैल से रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए 10 से 30% दरों में कटौती कर रहा है। वहीं 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र में कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं। रेडी रेकनर रेट से लेकर फास्टैग तक ये तमाम बदलाव हमारे खर्चों को प्रभावित करेंगे और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे द्वारा लिए गए फैसलों को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए ये फैसले आम जनता पर कैसा असर डालेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। इलेक्शन पर नजर रखने वाली संस्थान ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच के विश्लेषण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनसंख्या के स्वरूप, विधानसभा जनप्रतिनिधियों के एज और जेंडर प्रोफाइल
मेल नहीं खाते। देखिए हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां नागरिकों की औसत उम्र करीब 29 साल है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में विधायकों की एज प्रोफाइल भारत की जनसंख्या के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जितना युवा देश है, उसके विधायक उतने युवा नहीं रह गए हैं। भारत के 70% से ज्यादा विधायक 50 पार के हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 25 से 30 साल के 53 विधायक हैं, यानी सिर्फ 1.3%, जबकि 31 से 40 साल के 408 विधायक हैं, यानी 9.9%। 41 से 50 साल के 1122 विधायक हैं, यानी 27.42%। 51 से 60 साल के 1422 विधायक हैं, यानी 34.75%। 61 से 70 साल के 863 विधायक हैं, यानी 21.09%। और 71 से 80 साल के 214 विधायक हैं, यानी 5.23%। 81 से 90 के बीच भी 9 विधायक हैं और 1 विधायक तो 90 पार के हैं। एक तरफ तो वोटिंग में ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं औरतें, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो लेजिस्लेटर्स के तौर पे, चाहे MLAs हों या MPs हों, उसमें उस प्रकार से नहीं बढ़ रहा है जैसा कि बढ़ना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को और विमेन कैंडिडेट्स को टिकट देने चाहिए, जबकि रिजर्वेशन भी पार्लियामेंट में पास किया गया था कि 33% या 30% विमेन को पार्लियामेंट में होना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन उसके बावजूद भी ये परसेंटेज काफ़ी कम चल रहा है। 40% अगर युवा है इस देश में, तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 40% तो हमें टिकट दीजिए, हमारे युवाओं को टिकट दीजिए, ताकि 40% जब विधानसभा में लोग आएंगे तो एक अलग माहौल होगा। आप खुद सोच के देखिए, देश का माहौल अगर संसद में, विधानसभाओं में अगर युवा होगा तो वो उसकी अलग व्यार होगी। वैसे इन विधायकों का लैंगिक अनुपात कुछ चिंतित करने वाला है। भारत में भले ही 33% महिला आरक्षण का बिल पास हो गया हो, लेकिन अभी के भारत की विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति 10% भर है। हाल के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है और उनका राजनीतिक महत्व भी, लेकिन नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल 4092 विधायकों में से महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 400 है, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला मतदाताओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 9.77% ही है। छत्तीसगढ़ बेशक वो राज्य है जहां 21% महिला विधायक हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। यूपी के 403 विधायकों में 51 महिलाएं हैं, यानी 13%। पश्चिम बंगाल के 293 विधायकों में 44 महिलाएं हैं, यानी 15%। बिहार में 241 विधायक में से 29 महिलाएं हैं, यानी 12%। मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में 27 महिलाएं हैं, यानी 12%। महाराष्ट्र में 286 विधायकों में 22 महिलाएं हैं, यानी 8%। और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, उनमें 19 महिलाएं हैं, यानी 21%। महिलाएं समाज के रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। वो समाज को और अपने घर को खूबी चलाना चाहती है। इसलिए मैं तो अपने जो नेतृत्व है उनसे यही अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाओं को मौका दिया जाए, ताकि समाज में एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ काम हो सके। महिलाओं का सबसे कम प्रतिनिधित्व नागालैंड और पुडुचेरी में है। नागालैंड में 60 विधायकों में सिर्फ 2 महिला विधायक हैं, जबकि पुडुचेरी में 30 में से सिर्फ 1 विधायक महिला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।